दूसरा कार्यकाल पहला विस्तार। जी हां, ये बड़ी खबर और इसी से जुड़ी हर जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, आज शाम जो मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन से चेहरे आपको नजर आने वाले हैं, ये पूरी जानकारी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। और आइए सीधे मैं आपको जरा विकास भदौर के पास लिए चलता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, मैं चाहूंगा जरा विस्तार से डिटेल में दर्शकों को आप बताएं कि आज का ये मंत्रिमंडल का क्या प्रारूप नजर आने वाला है। ये देखिए, इस बार जो प्रारूप होगा उस पर पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर है कि मंत्रिमंडल का जो स्वरूप दिखे वो पिछड़ी, पीड़ित, शोषित वर्ग का दिखे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का दिखे, पिछड़े वर्ग का दिखे। और इसलिए बड़ी जानकारी जो अभी हमारे पास आई है वो ये है कि आज के विस्तार के बाद जो मोदी मंत्रिमंडल होगा उसमें 12 अनुसूचित जाति के मंत्री हो जाएंगे। ये 12 अनुसूचित जाति के मंत्री 8 राज्यों से होंगे और इनमें से 8 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री होंगे। ये 8 अनुसूचित जनजातियों के मंत्री में से 3 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और ये अलग अलग बिरादरियों के अलावा जो तमाम अनुसूचित जातियां हैं उन सब का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में देने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के मंत्रियों को अगर जोड़ लें तो 27 से ज़्यादा मंत्री जो है, माफ़ कीजिएगा, तो ये जो मंत्रियों की संख्या होगी एसटी और एसटी की, ये 20 के आसपास होगी। इसके अलावा 27 से ज़्यादा जो पिछड़े वर्ग के मंत्री इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मोदी कैबिनेट में हो जाएंगे। और इस 27 ओबीसी मंत्रियों के अलावा पिछड़ा वर्ग मंत्रियों के जरिए प्रधानमंत्री लगभग सभी पिछड़े वर्ग की जातियों को अपने मोदी कैबिनेट में जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये ब्यौरा दे रहे हैं विकास, इसका क्या ये मतलब निकाला जा सकता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो हावी है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप उसको सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, पीड़ित वर्ग को, वर्षों से जो शोषित वर्ग है उसको मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है और उनका प्रभाव और आभा मंडल बड़ा करने की कोशिश है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तो आप उनको केवल प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इनका जो है आभा मंडल इतना विराट और बड़ा किया जा रहा है कि आप समझ सकते हैं कि केवल इस मंत्रिमंडल विस्तार से मोदी की इस कैबिनेट में 20 और 27 यानी कि 47 मंत्री एससी, एसटी और ओबीसी के हो जाएंगे। 47 मंत्री। भारत के इतिहास में किसी भी कैबिनेट में इतने ज्यादा पिछड़े वर्ग को, एससी एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व कभी नहीं दिया गया। चलिए, ये बड़ी जानकारी विकास भदौरिया आपने दी। अब जरा हम प्रधानमंत्री आवास का भी रुख करना चाहेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। नीरज, वहां पर कौन कौन से चेहरे आपको नजर आए जो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? जरा तेजी से बता दीजिए सारे नाम। अखिलेश, मैं आपको बता दूं, अगर शुरुआत से बात करें तो नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, शोभा करांजले और इसके अलावा भूपेंद्र यादव, ये वो नाम है वो पहुंच चुके हैं। जी किशन रेड्डी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से अजय मिश्र टेनी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, ये भी पहुंच चुके। पशुपति पारस जो कि एलजेपी का जो दूसरा गुट है, जो सांसदों का 5 सांसदों का गुट है, उसके नेता हैं पशुपति पारस भी यहाँ पहुंच चुके। आरसीपी सिंह वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मीनाक्षी लेखी जो कि उत्तराखंड से, अजय भट्ट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हाल ही में उनका नाम चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो भी पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव भी है अगले साल। तो ये वो नाम है जो लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। कई और ऐसे नाम हैं जो दूसरे पीछे के रास्ते से पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास में। तो माना ये जा रहा है, आप जानकारी जुटा लीजिए, उसके बारे में भी हम दर्शकों को आगे बताएंगे। लेकिन कुछ और हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हैं उनके पास भी अब मैं जाना चाहूंगा। प्रशांत हमारे साथ हैं, अंकित गुप्ता हैं और आशीष कुमार सिंह हैं और प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी बिहार से। प्रकाश, आपके पास ही सबसे पहले आऊंगा मैं, और ये बताइए मुझे, मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से को किस तरह से जगह देने का प्रयास आपको नजर आ रहा है, और खास तौर पर जेडीयू के संदर्भ में मेरा यह सवाल है। देखिए अखिलेश, जेडीयू की तरफ से एक नाम साफ आ गया है सामने, और आरसीपी का, जिनका नाम शुरू से चल रहा था। और एक बार मैंने जो इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था कि क्या आप मंत्री बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम तो परमानेंट चलता है। तो जाहिर हो गई बातें सामने अब आ गई हैं कि कैसे आरसीपी सिंह अब मंत्री बनने वाले हैं, और क्या जेडीयू से सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट मिला है उन्हें, ये एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलजेपी के जो दूसरा गुट है पशुपति पारस, उन्हें भी जेडीयू के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो ललन सिंह का नाम है।
ललन सिंह का नाम चल रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते थे और ये बताया जा रहा था कि ललन सिंह जरूर मंत्री बनेंगे अगर आरसीपी बनते हैं तो। ऐसे में क्या सिर्फ एक ही पद और जेडीयू को मिला है और वो भी आरसीपी सिंह ही बन रहे हैं? कल जब हमने बात की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी निस्सहाय हैं, लाचार हैं, वो अपनी बात नहीं कह रहे थे और उन्होंने सीधा आगे कर दिया था अध्यक्ष को। कोई भी मान सकता है ये क्या कि सिर्फ आरसीपी सिंह पार्टी में तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा और कैसे मंत्री बनेगा? इसको तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, जरा हम उसका रुख करना चाहेंगे, फिर मैं आता हूं आप तमाम संवाददाताओं के पास। केंद्रीय भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। अब तो डायन महंगाई भी भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। पेट्रोल डीजल की लूट के कुछ तथ्य देखें। पहला, आज दिल्ली सहित देश के लगभग 200 शहरों में पेट्रोल 100 को पार हो गया और डीजल 90 रुपया प्रति लीटर को छू गया। 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक ही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 69 बार बढ़ाई हैं। दूसरा, अप्रैल 2014 से जून 2021 तक पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की लूट से मोदी सरकार ने, चौंकिए मत, 25 लाख को लेकर रणदीप सुरजेवाला हमलावर इस सरकार पर। उनका कहना कि डायन महंगाई भी अब अप्सरा सी नजर आने लगी है बीजेपी को। जिस तरीके से पेट्रोल के दामों ने कई शहरों में सेंचुरी लगाने का काम किया है, उसी पर यह कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। हम इस खबर से जुड़ी जानकारी भी आगे आपको देंगे, लेकिन जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उस पर जरा विस्तार से हम लोग भी चर्चा कर लें। और प्रकाश, आपकी बात अधूरी रह गई थी और उसमें एक बात जरा यह भी बताइएगा, सुशील मोदी का नाम भी चर्चा में था, वहां क्या हुआ? देखिए, पटना में अभी सुशील मोदी है और जो शाम में 6 बजे उनका होना है, तो उड़ उड़ कर खबरें आती रहती हैं कि 2:30 बजे निकल जाएंगे, 3 बजे निकल जाएंगे, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाई है कि सुशील मोदी क्या कर रहे हैं। हमने भी उनसे संपर्क साधा है, तो कल तक तो उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया था और आज सुबह से घर ही में है। एक बार निकले थे बाहर और फिर वापस आ गए, उसके बाद से उनकी जानकारी नहीं मिली है। तो ये एक बात तो साफ है कि अब जो भी कुछ हो रहा है वो प्रधानमंत्री के सीधे संपर्क में जो लोग थे, जिनको फ़ोन जाना था, वो जा चुका है और पीएम आवास वो लोग पहुंच भी रहे हैं। तो ऐसे में 2 बड़ा नाम जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिनकी चर्चा थी, सुशील मोदी बिहार से बीजेपी के नेता और दूसरे ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह जो मुंगेर से सांसद हैं, नीतीश के खासम खास हैं, उनके नाम की चर्चा थी। तो ये दोनों नाम पटना में ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि उन्हें अब मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिल रही है और आरसीपी खुद पहुंच चुके हैं और उनके साथ में अब तक कोई और नेता नहीं दिखा है। तो ये जो फॉर्मूला की बात कह रहे थे, क्या फॉर्मूला होता है, क्या केमिस्ट्री होती है, तो ये सब बातें कहीं चली गई, कुछ नहीं इसका हो सकता है। पर यह जरूर है कि ये पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की तरफ ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार बेहद लाचार दिख रहे हैं। बेहद एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार में उनकी सरकार चल रही है, जो पकड़ थी मंत्रिमंडल पर, बीजेपी पर, वो ढीली पड़ चुकी है। इसके कई ऐसे कोई नमूने बहुत सारे सामने आते रहे। जैसे अभी हाल ही में मंत्री जो मदन सैनी है, वो चिल्ला कर कह रहे थे अफसरशाही है, तानाशाही है, भ्रष्टाचार है। फिर उनके साथ बैठ करके मान मनोबल हुआ, उन्हें मना लिया गया और फिर वो प्रकाश। लेकिन अब जरा मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर ही दर्शकों तक हम लगातार चूंकि पहुंचा रहे हैं, तो इसी पर और अधिक जानकारी हम देना चाहेंगे उन्हें। आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री आवास से। आशीष, क्या हम कह सकते हैं कि विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट अब तक की सबसे युवा कैबिनेट होगी? ऐसा बिल्कुल लगता है। जिस तरह से समीकरण बिठाने की कोशिश की है कास्ट इक्वेशंस की, जिसकी विकास भदौरिया कुछ देर पहले डिस्कस का जिक्र कर रहे थे, अखिलेश, बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन सही है। युवाओं की तादाद इसमें ज्यादा नजर आएगी कंसिडरेबली। जिस तरह के नाम अभी तक सभी लोगों ने जिक्र किया, जो कि प्रधानमंत्री निवास पर मैं एक बार दिखा दूं आपको
ये देखिए यहाँ पर अखिलेश वीवीआईपी गाड़ियाँ सारी लगी हुई हैं, अंदर वो अहम बैठक चल रही है जिसको हम कस्टमरी बैठक कह सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर सूचित कर रहे हैं सभी लोगों को कि किनका क्या विभाग होगा, किनका रेज है और किनको नए मंत्रालय मिल रहे हैं। वो अहम बैठक चल रही है जिसके बाद शाम को 6 बजे वो अहम एक्सपेंशन होना है मोदी कैबिनेट का। मैं एक छोटी सी जानकारी बस दे दूं बैकग्राउंड के लिए कि आपने देखा पिछले 1 महीने में कई बार लगातार ये चर्चा चली कि प्रधानमंत्री रिशफल को लेकर के बड़ी बड़े बैठकें कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे प्रधानमंत्री ने बाकायदा काफ़ी लंबा काम किया है। उन्होंने तमाम मंत्रियों को बुला करके, इंटायर कैबिनेट को बुला करके उनसे उनका काम का ब्यौरा लिया और उसके आधार पर यह तय किया है कि इस एक्सपेंशन में किसको रेज मिलेगा, किसका पदोन्नति होगी और किन नए चेहरों को जगह दी जानी है और किन लोगों को कैबिनेट से निकालना है। तो इसके पीछे एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज चली है, सभी का परफॉर्मेंस एक तरह से अप्रेजल किया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तय किया है कि किन लोगों को इसमें जगह मिलनी है। तो काम को तवज्जो देते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये एक अहम बात बताते हुए आशीष कुमार सिंह। अब प्रशांत का जरा हम रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, आप पशुपति पारस के घर के बाहर मौजूद हैं। पशुपति पारस मंत्री बनने जा रहे हैं, ये तो साफ हो गया चूंकि वो भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। मेरा सवाल क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में है। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय दलों को भी प्रमुखता देने का प्रयास किया है बीजेपी ने? देखिए अखिलेश, अगर बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें, अभी जो फिलहाल एनडीए में सहयोगी दल हैं वो गिने चुने अभी हैं। शिवसेना बाहर चली गई है, अकाली दल बाहर चली गई, अब जेडीयू है और एलजेपी जो जहां पर मैं खड़ा हूं, पशुपति पारस का जो गुट है वो भी साथ में। तो कुल मिलाकर 2 ही 3 दल ऐसे बचे हैं जो एनडीए में अभी हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उत्तर प्रदेश से, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी बचे हुए दल हैं उनको ज़रूर, आपने ठीक कहा अखिलेश, कि कोशिश ये है जेडीयू से एक मंत्री बन जाए। पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा रहा है, अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि फिलहाल जितने भी गठबंधन दल हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाए और इसलिए सभी दलों के कुछ लोगों को एक कोशिश की जा रही है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो संजय निषाद है, निषाद पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में, उनकी ओर से एक मैसेज आया अखिलेश कि वो चाहते हैं कि उनके पुत्र जो प्रवीण निषाद सांसद है भाजपा से, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। वो पहले भी उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हो चुकी थी और माना यह जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब तक वो प्रधानमंत्री आवास नहीं पहुंचे हैं। तो देखना क्या अभी दिलचस्प ये होगा कि कौन कौन अभी और नाम है जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं या जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अब चूंकि इतने लोग पहुंच रहे हैं अखिलेश, हम लोग को अब ये भी दिलचस्पी होगी ये देखने में कि कितने लोगों को, जो अभी वर्तमान मंत्रिमंडल है, कुछ लोगों को लगता है कि अब ड्रॉप भी किया जाएगा। ऐसे इस तरह की जो संकेत है, इतने लोगों को अगर नए लोगों को शामिल करना है, जाहिर तौर पर कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से शायद ड्रॉप भी किया जाए। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किन लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चेहरे सामने आ रहे हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अंकित गुप्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप आरसीपी सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। क्या जेडीयू कोटे से सिर्फ आरसीपी सिंह का ही नाम आ रहा है या कोई और नाम भी आ रहा है सामने? आपके किसी और की भी मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री से? जी, फिलहाल अभी यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र विकास और प्रकाश जी भी कर रहे थे कि 1-2 नाम और हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हो। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि अभी हम सिर्फ उन नामों की चर्चा कर रहे हैं जो नाम मीडिया में रहे हैं या जिनके बारे में चर्चा हो रही है। अखिलेश, यहाँ पर फिर एक बार मैं उसी चीज पर जोर देना चाहूंगा कि कुछ एक नाम निकल के जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, लेकिन ये वो नाम है जो कि मीडिया की सुर्खियों से दूर थे। अब वो कौन से नाम है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ऐसे नामों को तरजीह दी जाएगी या जगह मिलेगी। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं कि जैसे जब मोदी कार्यकाल की दूसरे टर्म की शुरुआत हुई तो एस जयशंकर का नाम सामने आया, उनको विदेश मंत्री बनाया गया, लेकिन उससे पहले वो राजनीति में नहीं थे। पहले वो मंत्री बने और उसके बाद में वो सांसद बने। तो क्या चर्चा ये हो रही है कि क्या कुछ ऐसे नामों को आज जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है जो पहले मंत्री बने और बाद में सांसद बने? ऐसे कौन से नाम हो सकते हैं? चर्चा निश्चित तौर पर ऐसे नामों को। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बार फिर से हम कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका रुख करना चाहेंगे। नहीं, पर शराब की डिस्टिलरीज को आप 1 लाख टन के करीब चावल दे रहे हैं जो गरीब के लिए आरक्षित है, और उन सबसे पहले वित्त मंत्री को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो वित्त मंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, जिसे सरदार मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार 8.5% की जीडीपी बढ़ोतरी दर पर छोड़कर गई थी, उसे घटाकर -8.5% पर ला दिया।
अगर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस आधार है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हटाया जाना चाहिए, जिनके कार्यकाल के अंदर चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है पर कुछ हो नहीं रहा। अगर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस आधार है तो फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी को हटाया जाना चाहिए, जिनकी सरपरस्ती में और जिनकी नाक के नीचे आम तौर से नक्सलवाद हो या उग्रवाद वो चारों तरफ फैला हुआ है। और पाकिस्तान जो है उसके बुलंदगी इतनी बढ़ गया उसका साहस कि वो हर रोज उग्रवादियों को देश में धकेलते हैं और गृह मंत्री कुछ कर नहीं सकते, उल्टा हर रोज कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस आधार है तो फिर प्रधानमंत्री को ही हटा दिया जाना चाहिए। सच्चाई ये है क्योंकि उन्होंने आपके समेत, प्रेस की आजादी के समेत, नॉर्थ कोरिया के और मिलिट्री शासकों के साथ आवाज दबाने में अगर किसी सरकार का आज नाम आता है तो वो मोदी सरकार को आता है। इसलिए साथियों, ये परफॉर्मेंस और गवर्नेंस नहीं, ये सत्ता की भूख का विस्तार है। तो सत्ता की भूख का विस्तार बता दिया रणदीप सुरजेवाला ने, और कह रहे हैं कि गवर्नेंस और गवर्नेंस अगर आधार है, परफॉर्मेंस और गवर्नेंस, तो इस आधार पर गृह मंत्री से लेकर जो तमाम मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, और यहां तक कह गए रणदीप सुरजेवाला कि फिर प्रधानमंत्री को ही हटा देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।